गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिकल केमिस्ट्री 12 क्लास का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यह जो ऑनलाइन क्लास हो रही है यह आइडियल कोचिंग सेंटर सोसाय यूनाइटेड बैंक एटीएम के सौजन्य से हो रही है। ऑफलाइन के लिए लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सरकार के आदेशानुसार आरंभ होगी। फिलहाल बताया जा रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में 12 क्लास के लिए सॉल्यूशन चैप्टर। इसमें बताए हैं घोल के प्रकार, अवस्था के आधार पर बताया गया है कि 9 प्रकार का होता है। फिर बताए हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, घोल का सांद्रण और उसके व्यक्त करने की विधि। तब व्यक्त करने की विधि भी उसमें बताया गया है भार प्रतिशत के रूप में, आयतन के रूप में, मोल प्रभाज के रूप में, मोललिटी के रूप में और मोलरिटी के रूप में। ये सभी पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी बताए हैं। फिर आगे देखना है वाष्प दाब के बारे में। लेकिन वाष्प दाब के पहले ठोस और द्रव का घोल के बारे में देखते हैं। ठोस और द्रव। तब जब किसी द्रव में ठोस की मात्रा को डाल दिया जाता है तो द्रव घोलक होता है और ठोस घोल होता है। और उसके पश्चात जो घोल बनता है, जो सॉल्यूशन बनता है, उसे हम द्रव में ठोस का घोल कहते हैं। यानी ठोस और द्रव का घोल कहने मतलब यही हुआ। तब देखिए जब किसी घोलक यानी द्रव में घोल यानी ठोस को डाला जाता है तब जो घोल बनता है उसे सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी पानी कार्बन C12 H22 O11 या C6 H12 एंड O6 का जल के साथ
देखिए, चीनी को या ग्लूकोज को जल में डाल देंगे, दोनों घुलेगा, घुलने के बाद घोल बनाएगा। संतृप्त बनावे या असंतृप्त या अति संतृप्त, उससे मतलब नहीं है कैसे वो घोल बना। तो कहने का मतलब यह हुआ ठोस के रूप में यहाँ चीनी है या ग्लूकोज है, और द्रव के रूप में यहाँ पर पानी है, जल है। ये दोनों को आपस में मिलाया गया, तो मिलाने के बाद जो घोल बना उसको हम लोग ठोस द्रव सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये हुआ ठोस द्रव। अब चलिए वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या है, वाष्प दाब के बारे में। वेपर प्रेशर, देखिए इसको समझिए। जैसे एक पात्र लेते हैं, अब पात्र में आप घोल ले लेते हैं, पात्र में एक घोल है, पात्र में एक घोल है, सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन है तो इसमें घुल और घोलक दोनों की मात्रा उपस्थित है। इस घोल में घोलक के रूप में पानी और घुल के रूप में चीनी या ग्लूकोज, जो चीज घोले हैं वो दोनों चीज इसमें उपस्थित है। अब इसको गर्म किया जाए। देखिए पहले तो घोल है, तो इसमें जो चीनी या ग्लूकोज होगा उसका अणु तैरता रहेगा, पूर्ण रूप से घुला हुआ है। लेकिन मान के चलिए, या हकीकत बात है कि कोई चीनी हो या ग्लूकोज जल में हम डालेंगे तब कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ अंश बचा हुआ रह ही जाता है। अभी कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता तो चीनी के घोल शरबत को जब हम गर्म करते तो शरबत वेपराइज हो जाता, और जिस पात्र में गर्म करते वो पात्र में कुछ भी नहीं शेष बचता। लेकिन आप देखे होंगे बहुत जगह कि चीनी का चाशनी बचा हुआ है, यानी घोल बचा हुआ है, उसको गर्म करते हैं, चीनी पुनः प्राप्त हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पूर्ण रूप से वो घुला हुआ पानी में नहीं है। अब देखिए कि जब इस घोल को गर्म करेंगे, इस घोल को गर्म करेंगे, तब इसमें जो घुल की मात्रा है, एक घुल की मात्रा ऊपर चला आएगा। ये सभी सॉल्यूट है, घुल है, घुल की मात्रा ऊपर चलाता है। जो वाष्प बनना होता है उसके अणु ऊपर चले आते हैं और एक प्रकार का दबाव बनाते हैं बाहर निकलने के लिए। यानी ज्यादा गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो अणु ऊपर आया, यही अणु और वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी ये हो गया वाष्प। अब ये एक प्रकार का दबाव बना रहा है ताकि ऊपर की ओर जाए, क्योंकि एक ही बार तो आप पूरा गर्म नहीं कर दीजिएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री, 100 से 101 डिग्री होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे घुल के अणु ऊपरी सतह पर आ जाएंगे और बाहर निकलने के लिए एक प्रकार का दबाव लगाएंगे। उसी दाव को वाष्प दाव कहा जाता है। तो इसको अब फिर से जान लीजिए कि जब किसी पात्र में घोल को लेकर
गर्म किया जाता है तब उसके अणु सतह के ऊपरी भाग पर चला आता है, जो बाहर निकलने के लिए एक प्रकार का दबाव लगाता है। उसी दाव को हम लोग वाष्प दाव कहते हैं। लिखना होगा कि जब किसी पात्र में घोल को लेकर गर्म किया जाता है तब इसके अणु घोल के सतह के ऊपरी भाग में चला आता है। ऊपरी भाग में चला आता है, जो वाष्पित होने के लिए दाव लगाता है, जिसे वाष्प दाव कहते हैं। यानी जब किसी पात्र में घोल को लेकर गर्म किया जाता है तब इसके अणु घोल के सतह के ऊपरी भाग में चला आता है और वाष्पित होने के लिए एक प्रकार का दबाव लगाता है। उसी दाव को हम लोग वाष्प दाव कहते हैं। ये तो या कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव के सतह पर आरोपित वाष्प का दाव को वाष्प दाव कहा जाता है। तो ये परिभाषा देख लेते हैं। अर्थात निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर आरोपित वाष्प का दाव को वाष्प दाव कहा जाता है। ये भी एक परिभाषा हो गया कि वाष्प दाव क्या है। तो इसके लिए हो गया कि निश्चित ताप पर साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब इक्विलिब्रियम यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन
जब दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में। यानी घोल और घोलक, घुल और घोलक दोनों को मिलाया, दोनों आपस में पूर्णता घुल गया। जब पूर्णता घुल गया वही कहलाया साम्यावस्था, और घुलने का नहीं है। तो कहता है कि निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर, यही जो हम समझाए, यही सतह पर वाष्प का दाब को वाष्प दाब कहते हैं। यानी इसके अणु ऊपर की ओर, यानी वाष्प बनने के लिए एक प्रकार का जो दबाव लगाएगा वही दाब को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। अब देखते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन यानी कम करना। वाष्प दाब का अवनमन का मतलब हुआ कि वाष्प दाब को कम करना। कैसे वाष्प दाब को कम किया जा सकता है? तो क्या कीजिए, ये जो घोल है वो घोल में अवाष्पशील पदार्थ मिला दीजिए। जो अवाष्पशील पदार्थ का मतलब वैसा पदार्थ जो वाष्प के रूप में नहीं बदलता है, उसी को कहेंगे अवाष्पशील पदार्थ। जैसे कोई घोल ले लिया गया और उस घोल में अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया गया, तो चूंकि वाष्प में बदलेगा नहीं, तो बदलेगा नहीं तो क्या करेगा, जब मिल जाएगा घोल में तो जो बदलने वाला होता है वाष्प के रूप में, उसके भी रेट को कम कर देगा। यानी अवनमन हो गया। यदि बढ़ा देता है तो उन्नयन होता है, लेकिन यहां पर कम कर देगा। यानी लिखना होगा इसमें, जब किसी घोल में अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाता है, तब घोल के अणु जो वाष्प में बदलने वाले होते हैं, उसे कम कर देते हैं। कम कर देते हैं तो इसी गुण को लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर, हाइपर प्रेशर कहा जाता है। यानी वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, एक पात्र में हम ले लेंगे घोल, वैसा घोल जिसको गर्म करने पर या धूप में रखने पर वो अपने आप वाष्प के रूप में बदलता है। वैसे घोल को लेकर उसमें
अवाष्पशील पदार्थ को डाल देते हैं। जब अवाष्पशील पदार्थ को डाल देंगे तब जो वाष्प में बदलना होता है वो भी नहीं बदल पाता है, यानी अवरुद्ध हो जाता है, यानी कम हो जाता है। कम होना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। इसे उदाहरण relative lowering of vapor pressure। यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अपेक्षित अब देखना है अपेक्षिक अवनमन। अब अपेक्षिक अवनमन किसको बोलते हैं वो भी देख लीजिए। कहता है कि शुद्ध घोलक के सापेक्ष, घोलक जो है जिसमें घुलता है वह शुद्ध है, तो शुद्ध घोलक के सापेक्ष वाष्प दाब यदि कम हो जाए तो उसे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बोलेंगे। अतः जब किसी शुद्ध घोलक प्योर सॉल्वेंट के सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन होता है तब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यह हो गया अपेक्षिक अवनमन। किस कोई भी शुद्ध घोलक रहेगा और शुद्ध घोलक का सापेक्ष जो वाष्प दाब होगा वह कम हो जाएगा यानी अवनमित होगा, तो उसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। माना कि शुद्ध घोलक का वाष्प दाब बराबर पीओ। घोल का वाष्प दाब, घोल का वाष्प दाब बराबर पीएस। इसलिए वाष्प दाब का अवनमन
lowering of vapor pressure बराबर P0 माइनस PS। इसलिए रिलेटिव वेपर प्रेशर बराबर P0 माइनस PS बटा P0। ये हो गया वाष्प दाब का आवेक्षिक अवनमन के लिए सूत्र। तो इसमें क्या लिखे, वाष्प दाब के अवनमन से क्या समझते हैं? तो इसके लिए लिखा गया कि जब किसी प्योर शुद्ध घोलक के सापेक्ष वाष्प दाब का अवनमन होता है, कम हो जाता है, तब उसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। मान लिया कि शुद्ध घोलक का वाष्प दाब P0 है, घोल का वाष्प दाब PS है, तब इसका अंतर हो गया। अब नमन कितना हुआ, कितना कमा, तब P0 में PS, तब आपेक्षिक अवनमन हुआ P0 माइनस PS बटा P0। इससे स्पष्ट होता है क्या कि किसी तरु घोल के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन घोल में उपस्थित घोल के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखते हैं इसको। अर्थात किसी घोल के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन घोल में उपस्थित घोल के मोल प्रभाज घोल के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। समानुपाती देखते हैं। माना कि घोल की अणु की संख्या बराबर n है, घोलक की अणुओं की संख्या बराबर n है, इसलिए घोल का मोल प्रभाज और n बटा n प्लस
चूंकि मोल प्रभाज चूंकि आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है मोल प्रभाज का, तो ये हो गया P0 माइनस PS बटा P0 समानुपाती है N बटा N प्लस, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये हो गया राउल्ट के नियम के अनुसार, ये हो गया राउल्ट के नियम के अनुसार। इसको हम लोग राउल्ट के नियम ही बोलते हैं। ये हो गया, या भी लिख सकते हैं कि P0 माइनस PS बटा P0 बराबर N बटा N प्लस राउल्ट। यहाँ पर भी ये हो गया, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम राउल्ट्स है। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जो 1881 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1881 ईस्वी में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बास-डाउ के अवनमन के बारे में। भौतिक शास्त्री हैं, फिजिशियन थे। अब इन्होंने यही बात बतलाए थे कि किसी घोल के बास-डाउ का अपेक्षित जो अवनमन होता है घोल में उपस्थित घुल के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तब यानी इसका मतलब यह हुआ कि अपेक्षिक अवनमन यानी कम होना मोल प्रभाज के समानुपाती, यानी मोल प्रभाज बढ़ेगा तब अपेक्षिक अवनमन का मान भी बढ़ेगा। अब मोल प्रभाज घटेगा तो अपेक्षिक अवनमन का मान भी घटेगा। समानुपाती का मतलब वही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसमें ही हुआ। तब इसके अनुसार मान लिए, पहले भी बताया गया है मोल फ्रैक्शन में, पढ़ा चुके हैं। घोल के सांद्रण के व्यक्त करने का नियम ये बता चुके हैं। तब यहां माना कि घोल के अणुओं की संख्या n है, स्मॉल n, घोलक का कैपिटल N। तब घुल जोड़ घोलक दोनों सर्वत हो जाएगा, घोल बन जाएगा। तब घुल का मोल प्रभाज बराबर हो गया क्या चीज, घुल के मोलों की संख्या बटा घुल और घोलक के कुल अणुओं की संख्या। अब कहता है कि A समानुपाती होता है किसका, बास-डाउ के अपेक्षिक अवनमन का। तो वही लिखे, अपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है मोल प्रभाज का, बराबर हो गया। इसको हम लोग राउल्ट्स लॉ भी कहते हैं, राउल्ट के नियम भी कहते हैं। ये हो गया राउल्ट के नियम। अब देख रहा है इसमें कि द्रव में द्रव के घोल के लिए क्या होता है। तब ये जो बतावेंगे, जो दो तरह के विषण के रूप में होगा, इसको आगे घंटे में बताया जाएगा। कल बताएंगे सेम टाइम 11 बजे, उसको लेकर के आएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के इतना तक रहने दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अलावा घर में रहिए, स्वच्छ रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।